हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम कुमार सेन। आप सभी का साथियों सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरे आग्रह पर मेरे चैनल को बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किया। इसका आप सभी के लिए पुनः आभार। साथियों, बात करते हैं विषय की। आप लोगों ने लगातार मेरे को प्रश्न किया। सबसे पहले कि सर, क्या हाई कोर्ट एलडीसी मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं क्या? इसका मैं उत्तर बता देता हूं एक ही शब्द के अंदर। बिल्कुल, हाई कोर्ट एलडीसी भी मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने एक इसमें सस्पेंस पैदा कर रखा था। लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर होते हैं क्या, हमको पता नहीं है, मिनिस्ट्रियली जो एलडीसी होते हैं क्या। तो साथियों, इन पर भी राजस्थान सेवा नियम जो है और मंत्रालय के कर्मचारी जो सेवा नियम बना हुआ है वो इन पर भी लागू होता है, हाईकोर्ट एलडीसी पर। फिर दूसरा प्रश्न जो पूछ रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी कि हाईकोर्ट एलडीसी को भी ये 12.5% वाला मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलता है 12.5%। क्यों? क्योंकि यह मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं। और जब मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं तो आप सभी को पता होगा, जूनियर अकाउंटेंट में जितनी भी पोस्ट है उस पोस्ट का 12.5% निकाल लीजिए आप, तो अमूमन आ जाता है लगभग 600 से 650 के आसपास जो पोस्ट है वो सीधे सीधे मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए। और इनका भी 15 गुना बुलाया जाएगा, तो 650 का 15 गुना आप निकाल लीजिए, मतलब 9000 के आसपास ये जो विद्यार्थी है मंत्रालय के कर्मचारी वाले जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, जूनियर अकाउंटेंट वालों को, वो सभी लोग भी आने वाले हैं इसके अंदर। अब एक विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न किया है, क्या सर ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है? हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब क्या है? तो साथियों, हॉरिजॉन्टल आरक्षण ये है कि इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में ये लोग जो बैठ रहे हैं ना, मंत्रालय की कर्मचारी जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, इन लोगों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब होता है कि ये लोग जब एग्जाम देंगे, पास होंगे, तो इनको फिर SC, ST, OBC, EWS इस प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी बैठेंगे इनमें से सबके टॉप जो मार्क्स आएंगे उनमें से 650 जो 12.5% है उनको निकाल लिया जाएगा। उसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज वाला आरक्षण है वो वर्टिकल आरक्षण हो जाता है। और प्रावधान यह है कि एक ही प्रकार का आरक्षण दिया जा सकता है, या तो वर्टिकल आरक्षण या हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो मंत्रालय की कर्मचारी, ये लोग हॉरिजॉन्टल आरक्षण ले लेते हैं। तो इसमें जितने भी टॉप मार्क्स वाले आएंगे उनको ले लिया जाएगा, उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। इसमें फिर कैटेगरी वाइज कोई मैटर नहीं होगा, SC, ST वाला, OBC, जनरल, इस तरह से नहीं होगी कुछ भी। तीसरा जो प्रश्न आया है मेरे ऊपर, कमेंट आया है, आप देख सकते हैं कि सर जब हाईकोर्ट एलडीसी प्रमोशन होने के बाद में रीडर बनते हैं तो उनका पे ग्रेड क्या होता है? तो साथियों, उनका जो पे ग्रेड है, आपको पता है हाईकोर्ट एलडीसी इनका पे ग्रेड 2400 पे ग्रेड है। फिर जब जूनियर अकाउंटेंट हाईकोर्ट एलडीसी जब प्रमोशन होकर के रीडर बनते हैं कोर्ट में, तो उनका जो पे ग्रेड है वो 2800 पे ग्रेड होता है। और काम जो है जो एलडीसी करता है उससे बस थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं अच्छा काम, और मतलब जब रीडर बनता है तो वो डायरेक्ट जो जज साहब होते हैं उनके लिंक में रहता है। वो पूरा जो कोर्ट होता है उसके प्रमुख वैसे तो आरजेस जो जज साहब हो गए वो होते हैं। फिर उनके बाद में एक कोर्ट के अंदर यदि मेन पावर जिसके पास माने तो वो रीडर होते हैं। रीडर ही एक इंपॉर्टेंट रोल में होते हैं, वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये रीडर कौन बनते हैं? ये हाईकोर्ट एलडीसी से ही प्रमोशन होकर के बनते हैं, इनके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। ये तो 3 प्रश्नों के उत्तर वो दिए मैंने जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था। और एक जीमेल पे मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने मेरे को कहा कि सर हाईकोर्ट एलडीसी के जो कार्य हैं वो भी बताइए। तो उनके जो कार्य है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि उनके क्या कार्य होते हैं। उनमें भी गर्ल्स को कौन सा वर्क दिया जाता है, बॉयज को कौन सा दिया जाता है, ऑफिस वर्क में क्या करना होता है, और यदि कोर्ट में आपकी ड्यूटी लगी है तो क्या करना होता है।
इस तरह से मैं उस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर भी यदि आप लोगों का और भी कोई कमेंट हो तो जरूर करना। आज जो मेन विषय है, मेन टॉपिक है, आप लोग पूछ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर कैसे तैयार किया जाए, और बहुत सारे विद्यार्थी, उनमें से हरीश जैन जी है। हरीश जैन जी ने कमेंट किया था कि सर जीएफ एंड एआर और आरएसआर है, राजस्थान सर्विस रूल है, इसको कैसे तैयार करूं मैं इस मैटर को। एक राहुल शर्मा जी है, इन्होंने भी मेरे वीडियो पे कमेंट किया है। राहुल शर्मा जी ने बोला था कि सर पेपर सेकंड है जूनियर अकाउंटेंट का, इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो उसके लिए, और एक साथी भाई है, इन्होंने भी मेरे को कमेंट किया था कि सर आपकी पीछे 2 डिग्रियां तो लग रखी है और आप तीसरी डिग्री बताते हो, एमकॉम भी लिखते हो अपने थंबनेल में, तो ये एमकॉम की डिग्री कहाँ है, वो क्यों नहीं लगाते। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ साथी भाई, एक्चुअली में क्या है, वो जो एमकॉम की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, इतनी बड़ी उसकी साइज है, इनसे दोनों से बहुत बड़ी है उनकी साइज, तो वो मैं नीचे रखता हूं, वो इस आले में आती नहीं है। ये पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स, ये मैंने एमकॉम भी किया हुआ है 2018 में, पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स से, डिपार्टमेंट से की थी पढ़ाई मैंने, और अच्छे नेट के लिए भी मैं क्वालिफाई हो जाऊं, इतने अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो उनका उत्तर भी मैंने दे दिया है कि नीचे रख रखी है, क्योंकि वो साइज आले की छोटी है बिल्कुल, और ये डिग्री बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है, इस कारण नहीं रखता मैं। तो खैर बताता हूं मैं जो सेकंड पेपर है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। इसमें क्या है, सेकंड पेपर में 6 पेपर, सेकंड जो पेपर आएगा इसमें 6 सब्जेक्ट है, जीएफ एंड एआर, सामान्य वित्त लेखा नियम वाली, और सेकंड बुक है आरएसआर, राजस्थान सेवा नियम, थर्ड ऑडिट अंकेक्षक वाली, चौथी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन वाली, 5वीं इकोनॉमिक्स हो गई, और 6ठी हो गई आपकी अकाउंट्स। इन 6 में से यदि हम अकाउंट्स को देखें तो ये तो है समझने वाली, इसकी तो बकायदा आपको क्लास ही लेनी पड़ेगी और कोई तोड़ नहीं है। क्लास भी बिल्कुल समझ के लेनी पड़ेगी, हर विषय को आपको पूरा करना पड़ेगा। अकाउंट्स में कौन कौन से खाते होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाता क्या होता है, अवास्तविक खाता क्या होता है, व्यक्तिगत खाता क्या होता है, व्यक्तिगत खाते के टाइप्स क्या क्या है, ये पूरी आपको डीप में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले जनरल बनानी है, फिर सब्सिडरी बुक्स हो गई, तलपट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये क्या रट नहीं सकते आप इन चीजों को। इन चीजों के लिए तो आप एक चैनल को ज्वाइन कीजिए, या अगर आप, यदि आपके पास लगता है पहले से आप ऑलरेडी बीकॉम एमकॉम हो आप, या 11th 12th में कॉमर्स थी और आपको लगता है मैं जल्दी से खींच सकता हूं, मेरे को पुरानी चीजें याद है, तो आप फिर डायरेक्ट 11th 12th वाली जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हो। तो अकाउंट्स तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको तो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। फिर आप आ जाओ अकाउंट्स के बाद में एक इकोनॉमिक्स है, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डेटा है, नए नए आएंगे, जुड़ेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, ये जो पॉइंट्स है इनके बारे में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जब समझ विकसित होगी। समझ विकसित जब होगी जब आप क्लास ज्वाइन करोगे, रट नहीं सकते इन चीजों को भी आप, तो इनकी भी क्लास ज्वाइन करो आप। और थर्ड सब्जेक्ट है ऑडिट। इस ऑडिट में क्या है, जितने भी सब सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है वो सब याद होने चाहिए। और अंकेक्षक को यदि आप समझ लिए ना, इसकी कार्य प्रणाली को, तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट। अंकेक्षक के जैसे अंकेक्षक की नियुक्ति है 139 में है, अंकेक्षक को पद से हटाना है 140 में है, अंकेक्षक के जो आप देख सकते हैं इनके जो दायित्व नहीं, इनके जो योग्यता है 141 में है, 142 में इनका पारिश्रमिक दिया हुआ है, 143 जो धारा है उसमें इनके अधिकार दायित्व दिए गए, 144 में इनके जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से अंकेक्षक को कार्य नहीं करने चाहिए वो दिए गए। ऐसे 145 हस्ताक्षर, 146 साधारण सभा में उपस्थित, 147 है, 148 है, और फिर 148 में लागत अंकेक्षण हो गया। तो ये आप लोग इसके जो सारे अनुच्छेद है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करो आप। सबसे पहले 139 याद किया, 139 को पूरा देखो, उसके अंदर जो सब सेक्शन है 139 1 से लेके 139 11 तक के पूरे करो, धीरे 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 आगे बढ़ो।
तो ऑडिट भी समझने का विषय है। ऑडिट समझने आ जाएगी, उसकी समझ विकसित हो जाएगी, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा आई होगी, तुरंत एक प्रश्न क्लिक हुआ होगा, 3 तो बता दिए आपने समझने वाले, तो फिर रटने वाले कौन से हुए? रटने वाले बाकी 3 है। जैसे आप यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना, ये रटने का है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रारूप है, एकल स्वामित्व है। अब इसमें समझना क्या है, रटना है, एक आदमी चलाएगा बिजनेस को। ऐसी निजी कंपनी है, निजी कंपनी में संचालक मंडल कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, न्यूनतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, तो ये तथ्य है, इनको रटना पड़ेगा आप लोगों को, रट लो। साझेदारी है, ऐसे ही आपके जितने भी एकल स्वामित्व के प्रारूप, ये पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये कुल मिला के रटने की चीज है। इसमें आप लोगों को कोई समझना नहीं है। फिर आप RSR है, राजस्थान सेवा नियम है। राजस्थान सेवा नियम जो है ये पूरी की पूरी रटने की चीज है। इसमें कोई 2-5 चीजें होगी समझने की। और GF&AR है, ये भी रटने की चीज है। अब सावधानियां क्या रखनी है इसमें? सावधानी ये रखनी है कि जब आप GF&AR को और RSR को तैयार करो, तो इनकी दोनों की जो बुक बनाओ आप, जहां पे आप कंटेंट लिख रहे हो, वो अलग अलग बनाना। क्यों? क्योंकि GF&AR और RSR दोनों के ही प्रावधान है ना, बहुत से मिलते जुलते से हैं। मतलब आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि इतने सारे नियम हैं, इतने सारे सब नियम है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो मैंने वहां भी पढ़ा था, ये वहां भी पढ़ा था, नियम भूल जाओगे आप। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए दोनों की बुक, दोनों की जो आप जहां लिखते हो, नोट्स बनाते हो, वो अलग अलग कॉपी में बनाना। दूसरा, इनके परिशिष्ट बहुत से हैं, अलग से आते हैं इसमें। जैसे आप लोगों को पता होगा, RSR के अंदर भी विभाग अध्यक्ष के परिशिष्ट आते हैं और GF&AR में भी परिशिष्ट बताया गया है। दोनों की परिशिष्ट अलग अलग है, तो आप लोग परिशिष्ट की एक अलग से लिस्ट तैयार कीजिए। अलग अलग रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही बुक, एक ही नोट्स के अंदर दोनों के 30-30 पन्ने बांट के यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया, तो एक सीमा के बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। और क्यों? आपको पता होगा RSR के अंदर भी जो राजस्थान सेवा नियम है, इसके अंदर भी परिभाषा दी हुई है। नियम 7 में 40 परिभाषा है। 7 की 1, 7 की 2, 7 की 3, 7 की 4, 7 की 5। और वहीं अपन GF&AR में चलते हैं, तो वहां पे भी 2 की उपधारा 1 से लेके नियम 2 का सब सेक्शन जो 1 है, 1 से लेके 34 तक परिभाषा दी हुई है। और दोनों में ही सेम परिभाषा है। सक्षम अधिकारी की वहां पे परिभाषा है और सक्षम अधिकारी की यहां पे परिभाषा है। कार्यालय अध्यक्ष के कार्य वहां भी है, यहां भी है। विभाग अध्यक्ष के कार्य वहां भी है, यहां भी है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। इसलिए आप लोग इन दोनों के नियम जो है अलग से पढ़ो। अब बात आती कहां से पढ़ो, तो वो आप क्या कर सकते हो, एक तो गूगल पे है ना, इसके सोर्स मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे PDF दी हुई है। और मुझे लगता है कोचिंग वालों के नोट्स से वो ज्यादा इजी लैंग्वेज में है। ये जो गूगल पे नोट्स दिए गए ना, वो वहां से आप देख सकते हो। या किसी ने कोई कोचिंग करी हुई है, ऑलरेडी ली हुई है क्लास, तो उसके जो नोट्स है वहां से आप पढ़ रहे हो तो ठीक है। बाकी गूगल पे भी इसकी PDF बहुत सारी दी हुई है, बहुत सरल शब्दावली में है। क्योंकि जो वास्तविक जो सेवा नियम जो अधिनियम में है इस तरह का, वो तो बहुत जटिल शब्दावली में बना हुआ है, उसको तो समझना आसान नहीं है। लेकिन आप जैसे गूगल पे से आपने PDF निकलवा ली, तो वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ऑडिट है, इनमें भी बहुत सारे सेक्शंस आने वाले हैं, बहुत सारी धाराएं आने वाली है। बात करते हैं अपन, आप इसी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो। कंपनी के बारे में बताया गया। अब इस कंपनी में सेक्शन 2 जहां कंपनी की को परिभाषित किया गया, इस सेक्शन 2 के अंदर खूब सारे सब सेक्शन दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चल रहे, बहुत सारे लंबा, बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? यदि आपके पास में बुक है तो उसको तो रटते रहो,
और रटने के अलावा भी क्या है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करो आप। धारा 2 में ये दिया हुआ है, धारा 2 की 2 में ये दिया हुआ है, 3 में ये दिया हुआ है। निजी कंपनी की परिभाषा ये है, सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा ये दी हुई है। और एक और याद करने का तरीका क्या है, जितनी भी कंपनियां है ना, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, इनकी जब आप इंग्लिश निकालोगे तो इंग्लिश की फॉर्म में याद करो। जैसे इंग्लिश के जो शब्द है ना, ABCDEF, आपको पता लगेगा ये धाराएं भी उसी फॉर्म में 2 की 45 में सरकारी कंपनी है जैसे मान लो, तो सरकारी कंपनी को बोलते हैं जी, गवर्नमेंट कंपनी। तो आप देखो जी, ABCDEFG, तो जी छोटा है तो जी की धारा छोटी रहेगी। फिर आप जब आगे चलोगे, प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट का P इस जी से बड़ा है तो P की और सबसेक्शन, मतलब इस 245 से तो 2 आगे ज्यादा ही आने वाली है। तो आप लोग ये याद करने का तरीका है इस व्यावसायिक वाले संगठन को, इसको आप पूरा इस तरह से रटो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बहुत सारे सेक्शन आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सब सेक्शन भी आएंगे क्या? बिल्कुल, सब सेक्शन को भी याद करना चाहिए और वो भी आ सकते हैं। ऐसे ही जो अंकेक्षण है, अंकेक्षण वाला ऑडिटिंग का जो चैप्टर है, इसको पूरे को आप 139 से जितने भी आगे तक सेक्शन है, कोशिश करो बीच बीच में याद न करे, क्योंकि जैसे 143 पढ़ा, फिर आपने 141 देख लिया, 147 देख लिया, तो इससे भी कंफ्यूजन होगा। कुछ समय बाद में आप भूलने लग जाओगे कौन से सेक्शन में क्या था, क्योंकि आपको पता है 139 की सब सेक्शन भी 1 से 11 तक है। 139-40 के अंदर भी सब सेक्शन है। 141 के अंदर भी योग्यता अलग में है, अयोग्यता अलग सेक्शन में। तो इस तरह से ये जो 6 सब्जेक्ट है, यदि कोचिंग चल रही है तो ठीक है ही, बाकी फिर भी आपको जो 3 जो सब्जेक्ट है ना, इसकी तो आपको कोचिंग करोगे तभी ही पॉसिबल हो पाएगा, वरना इम्पॉसिबल है इस 3 सब्जेक्ट को तैयार करने का। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसे वो रटने का है, इसमें कोई कॉमर्स वाला और नॉन कॉमर्स ये कोई मैटर नहीं करता है। रटने के हैं वो तो सब रट सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं साथियों, जो सेकंड पेपर किस तरह से तैयार करना है ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। जितना मुझे लगा उस तरह से मैंने आपको बताया। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो गई, क्योंकि जीके वीके है, उसमें मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, 6 सब्जेक्ट उसमें है। तो वो आपका जब सीईटी का आपने पेपर दिया ही है तो वो सीधी सी बात है तैयार होगा। जुड़े रहिए साथियों मेरे से, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है हाईकोर्ट एलडीसी के कार्य, उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट में कार्य कराए जाएंगे। कोर्ट में लगा तो कोर्ट में ऑफिस में कौन से कार्य किए जाएंगे, और यदि जहां कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती है वहां वो उसको लगाया गया तो उनके क्या काम होंगे। यदि कोई महिला है, महिला एलडीसी को क्या काम दिए जाएंगे, पुरुष एलडीसी है तो उसको क्या काम दिए जा सकते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। धन्यवाद।